नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की मंशा एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। यहां सूबे की राजधानी ईटानगर में हुई G20 की बैठक से चीन ने खुद को अलग कर लिया। खबर है कि चीन ने सांकेतिक तौर पर विरोध दर्ज कराने के लिए ऐसा किया है। हालांकि अभी चीन का आधिकारिक बयान इस मसले पर नहीं आया है। वहीं बैठक में अन्य देशों की अच्छी उपस्थिति दिखाई दी। अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने G20 रिसर्च इनोवेशन गैदरिंग में इस दौरान भाग लिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है। यही कारण है कि इसे भारतीय राज्य का रूप में हिस्सा नहीं मानता है। इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है कि अरुणाचल कभी चीन या तिब्बत का हिस्सा रहा है। बावजूद इसके चीन हमेशा से अपने और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को तनाव का मसला बनाता आया है। पिछले साल G20 की अध्यक्षता मिलने से पहले से ही भारत ने साफ किया था कि वह G20 की बैठक देश के हर कोने में करेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश में G20 बैठक के किसी भी प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल करने के लिए भारतीय प्रयास के रूप में देखता है। तो चीन को गवारा नहीं कि अरुणाचल में भारत G20 की मीटिंग करे, और जब रोकने की हिम्मत नहीं हुई तो दूरी बनाकर उसने अपनी दुर्भावना दिखा दी। तो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश चीन अपनी इस स्थिति से संतुष्ट नहीं है। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते मूल प्रांत का कई गुना बन चुका यह देश अब भी विस्तार की नीति पर चल रहा है। उसकी भारत के कई हिस्सों पर नजर रही है। कभी हमला, कभी घुसपैठ, कभी ख्याली नक्शे, तो कभी भारतीय क्षेत्र में राजकीय गतिविधियों से ऐतराज। उसकी कपट और क्रूर कामना फिर सामने आई है। उसे गवारा नहीं कि अरुणाचल में भारत G20 की मीटिंग करे। जब रोकने की हिम्मत नहीं हुई तो दूरी बनाकर अपनी दुर्भावना उसने दिखा दी। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रकाश शाह, पूर्व राजनयिक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजीव सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, घटनाक्रम जो भी हो, लेकिन किसी देश की इस तरह की नीति हमारी संप्रभुता को सीधी चुनौती है। जी जी बिल्कुल। देखिए, चाइना की जो मंशा है वो बेहद स्पष्ट है कि वो भारत की टेरिटरी पर अधिकार स्थापित करना चाहता है। उसकी कुदृष्टि लगी रहती है। और चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि विस्तारवादी है, आधिपत्यवादी है, उपनिवेशवादी है, अवसरवादी है। और चाइना की एक स्ट्रेटजी रही है जिसको कि पाम और 5 फिंगर्स की स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है, जो कि माओ जेडोंग के ऐसे विचार थे कि चाइना को इस स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए, जिसमें कि वो पूरे तिब्बत को चाइना के राइट हैंड का पाम मानते हैं और लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान को 5 फिंगर्स के तौर पे वो ट्रीट करते हैं। और वो उनकी ये मंशा रहती है, उनकी ये ऐसी कल्पना है और इस तरीके की जो उनके अंदर लगातार साजिश उनके द्वारा रची जाती है कि कैसे इन टेरिटरीज पर अपना अधिकार स्थापित किया जाए। और ये तो पाम और 5 फिंगर की स्ट्रेटजी सिर्फ जो है इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के आसपास के जो इलाके और देश है वहां की है। वहीं अगर आप देखें तो पूरे साउथ चाइना सी पर चाइना एकाधिकार का दावा करता है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर वो अपने दबदबे को बढ़ाना चाहता है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहता है। चाइना अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों पर थोपना चाहता है। तो ये जो G20 की बैठक से अपने आप को अलग करना, और जैसा कि चाइना जो है इस तरीके की बातें करता है कि अरुणाचल प्रदेश सदर्न तिब्बत है वगैरह वगैरह, जाहिर है कि ये चाइना के फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम, ये चाइना के
द्वारा जो ये बातें कही जाती हैं, ये बिल्कुल फेक बातें हैं, इसका कोई आधार नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन ऐसे में सवाल तो यहाँ पर ये भी है ना कि ऐसे तो बिना किसी आधार या लॉजिक के कोई भी देश दूसरे देश के हिस्से को अपना कह दे, फिर दुश्मनी बनाए रहे, यह तो बहुत खतरनाक स्थिति है। क्योंकि देखिए नेपाल भी पिछले दिनों ग्रेटर नेपाल का शिगुफा लेकर आया था। जी, इसी वजह से चाइना की ये जो मंशाएं हैं, चाइना की जो साजिशें हैं, उसको लेकर के विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों में एक अलार्म की स्थिति है। और आप देखिए तो विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अपने आप को संगठित कर रहे हैं। क्वाड का जो इनिशिएटिव है लगातार गहरा होता जा रहा है। आकुश जैसा एक मिलिट्री अलायंस भी सामने आया है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल है। उसी तरीके से चाइना की ये जो BRI की जो नीति है, जिसमें कि चाइना विश्व के तमाम राष्ट्रों को, छोटे राष्ट्रों को, जो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज हैं, उनको अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, लोन वगैरह दे करके, और फिर उनकी टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम्बनटोटा के केस में श्रीलंका में हमने देखा कि कैसे उसने हम्बनटोटा पोर्ट पर 99 वर्ष के लिए अपना कब्जा कर लिया। तो ये चाइना की ये जो प्रवृत्तियां हैं बेहद नकारात्मक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। और जाहिर है कि चाइना लगातार अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को वो तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, जिसको कि वो 2035 तक कंप्लीट कर लेना चाहता है। और 2049 तक तो चाइना की मंशा ये है कि वो पूरी दुनिया का नंबर 1 पावर बन जाए और अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को पूरी दुनिया पर थोप दे। बिल्कुल सही आपने कहा सर, और उसकी नकारात्मकता की जिस तरीके से आपने बात की तो वो तो तमाम देश यहाँ पर देख रहे हैं। प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस बैठक से चीन ने दूरी बनाई, बाकी देशों ने वहां बिना किसी असहजता के शिरकत की है। चीन के लिए वैश्विक समीकरण से बड़ी उसकी कुटिल कामनाएं हैं। सर आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ, मेरे को आवाज आती है जी, जरा जोर से। सर क्या फिर से मैं सवाल दोहराऊं? हेलो सर, आपको आवाज मिल पा रही है? सर अगर आपने टीवी चलाया हुआ है तो प्लीज उसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए। अच्छा जी, अभी बुलाइए टेलीफोन। सर अभी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस बैठक से चीन ने दूरी बनाई, बाकी देशों ने वहां बिना किसी असहजता के शिरकत की। चीन के लिए वैश्विक समीकरण से बड़ी उसकी कुटिल कामनाएं हैं। सर आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज, और उसके बाद फोन पर आप बात करिए। सर आपको आवाज मिल रही है? चलिए मैं बात करूंगी प्रकाश शाह जी आपसे, लेकिन संजीव जी दूसरी ओर अगर हम देखें तो श्रीनगर में प्रस्तावित बैठक की मेजबानी करने से रोकने के लिए पाकिस्तान, चीन, तुर्की और सऊदी अरब लॉबिंग कर रहे हैं। इससे उन्हें क्या हासिल है? उसका कोई हासिल नहीं होने वाला है उन्हें। और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, ये भारत के अभिन्न अंग हैं और भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों की जो मंशाएं हैं, जो उनकी साजिशें हैं, उसको ये नया भारत बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और चाइना ने जो भी भारत के विरुद्ध साजिशें रची हैं, आप चाहे वो डोकलाम की बात कर लें या अभी हाल के समय में तवांग में भी जिस तरीके से एक घटना करने की कोशिश की गई और जिसको कि भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के जो आतंक परस्त नीतियां हैं उससे विरुद्ध तो हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ये तक कह दिया है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत भी नहीं होगी, चाइना से हम जरूर बातचीत के प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो ये चाइना और पाकिस्तान के जैसे राष्ट्रों की जो मंशाएं हैं उससे भारत अच्छी तरह से वाकिफ है और भारत इतना सशक्त है, समर्थ है और इतना बुद्धिमत्तापूर्ण राष्ट्र है कि वो ऐसी साजिशों को कैसे डील करना है उसे अच्छी तरह से जानता है। चाइना यदि G20 की बैठकों में नहीं आ रहा है तो चाइना अपना ही नुकसान कर रहा है। चाइना अपने हितों के कॉस्ट पर ही वो इस तरह की बैठकों में नहीं आ रहा है। जाहिर है कि इसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। G20 एक वैश्विक मंच है। G20 की बैठकें वैश्विक बैठकें होती हैं और चाइना यदि इसमें अपनी कूटनीति दिखा रहा है, अपनी स्वार्थपरता दिखा रहा है, अपनी साजिशों की जो इसकी मंशाएं हैं उसको प्रदर्शित कर रहा है तो उससे चाइना फर्दर एक्सपोज होता है।
इससे चाइना का ही नुकसान होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चाइना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो है वहाँ पे एक आइसोलेशन की स्थिति में की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने के लिए उन्होंने बड़ा योगदान किया था, वो अब धीरे धीरे पुल आउट कर रही हैं। वो भारत जैसे राष्ट्रों की तरफ देख रही हैं, अन्य राष्ट्रों की तरफ देख रही हैं। चाइना जरूर इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो अपने कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाए, लेकिन जो चाइना की जो क्रेडिबिलिटी, जो चाइना की जो पूरी जो सोच होती है, उसकी जो कार्य करने की पद्धति है, जिसमें कि विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद, डिसेप्शन, धोखा देना वगैरह वगैरह, उससे चाइना के ऊपर जो विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल होता है। और यही कारण है कि जो विश्व के तमाम राष्ट्र चाइना के साथ एंगेज करते समय बहुत ही ज्यादा उनके अंदर शंकाएं होती हैं कि आखिर ये किस तरीके का एंगेजमेंट किया जाए। तो चाइना अपने आप को फर्दर अधिक से अधिक एक्सपोज ही करता जा रहा है इस तरीके की बैठकों में शामिल न होना। और पाकिस्तान तो फर्दर एक्सपोज है ही, पाकिस्तान तो आतंकवाद के एपिसेंटर के तौर पे देखा जाता है। और भारत, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, ये भारत का अपना राइट है कि भारत कहाँ बैठक कराएगा। ये इन राष्ट्रों से हमारे ऊपर, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं। उन्हें बैठक में चाइना अगर आना चाहता है तो आए, नहीं आना चाहता है और ना आए, ये चाइना की जो है निर्णय होंगे, इसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत के अपने निर्णय हैं और भारत को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं मुद्दा तो चीन की कपट और क्रूर कामना एक बार फिर से सामने आई है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही है अब मेरी? मेरे को आपकी मिल पा रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस बैठक से चीन ने दूरी बनाई, बाकी देशों ने वहां बिना किसी असहजता के शिरकत की है। चीन के लिए वैश्विक समीकरण से बड़ी क्या उसकी कुटिल कामनाएं हैं? जी, देखिए, चाइना की जो मंशा है वो तो कुटिल है ही। जैसा कि मैंने कहा कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि डिसेप्शन में बिलीव करता है, उसकी रणनीतिक थिंकिंग में धोखा देना भी शामिल है। चाइना के एक सबसे बड़े जो उसके स्ट्रेटेजिक थिंकर कहे जा सकते हैं, सुंजू ने एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ वॉर जी। और वो डिकेड्स बैक पुरानी किताब है और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि किसी भी युद्ध का जो सबसे अच्छा आउटकम ये हो सकता है कि वो युद्ध बिना लड़े हुए ही जीत लिया जाए। और चाइना इसी तरीके की जो सोच रखता है कि किसी भी इनमीज को, किसी भी एडवर्सरी को अंदर से इतना कमजोर कर दो, उसे साइकोलॉजिकल तरीके से इतना डरा दो, उसके अंदर जासूसी वगैरह करके, उसके सबवर्सिव एक्टिविटीज करके उसको अंदर से इतना खोखला और वीक बना दो कि वो आपसे लड़ने के बारे में सोच ही ना पाए और फिर उसके ऊपर कब्जा कर लो। तो चाइना की ये जो सोच है, ये डिसेप्शन वाली सोच है, धोखे वाली सोच है, एक आधिपत्यवादी सोच है। और जाहिर है कि चाइना एक अथॉरिटेरियन मुल्क है, चाइना लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है। और चाइना की जो पूरी प्रवृत्तियां हैं नकारात्मक दिखाई देती हैं। कोरोना की पेंडेमिक में आपने देखा कि किस तरीके से चाइना ने कोरोना की इंफॉर्मेशन को दबाने छुपाने का जो आपराधिक कृत्य किया, जिससे कि पूरी बीमारी, पूरी मानवता को एक बड़ा जो है बड़ी त्रासदी दे गई। तो ये चाइना की जो मंशा है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखती है कि नकारात्मक है, कुटिल है, जैसा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया। और इस कुटिलता को ये जो नया भारत है बहुत अच्छी तरह से समझता है। हम चाइना के साथ वर्तमान समय में बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम चाइना के फेस वैल्यू पर जरा भी भरोसा नहीं करते। चाइना के साथ जो भी बातचीत की जा रही है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ की जा रही है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। और इस तरीके की जो धोखे वाली प्रवृत्तियों की वजह से चाइना के साथ सिर्फ और सिर्फ ताकत से ही बात की जा सकती है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही बातचीत की जा सकती है। और भारत ने अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को लगातार बना करके रखा हुआ है। चाइना ने जो एक इंकर्जन की सिचुएशन डेमचॉक और डेप्सांग प्लेन्स में अभी भी क्रिएट कर रखी है, उसको जब तक चाइना रिजॉल्व नहीं करेगा तब तक ये जो नया भारत है चाइना के साथ जो है फर्दर आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। और चाइना ने जो हमारी जो चाहे वो मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल टॉक्स हुई हैं और चाहे वो विदेश मंत्रालय के स्तर की जो टॉक्स हुई हैं, उसमें चाइना ने बातें तो बहुत सारी की हैं कि हम डीएस्केलेट करेंगे, डिसएंगेज करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन चाइना ने अभी तक डेमचॉक और डेप्सांग प्लेन्स में जो अपेक्षित कदम है वो अभी तक नहीं उठाए हैं। इसी वजह से स्टेलमेट बना हुआ है। और ये जो चाइना की जो मंशा फिर से सामने आ गई है, जिस तरीके से वो इस G20 की बैठक में जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो रही थी उसमें उसने नहीं शिरकत की, तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना की कुदृष्टि भारत की टेरिटरी पे है और भारत इससे वाकिफ है।
और इसी वजह से भारत हर एक स्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल। और भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है, भारत अब बहुत सजग हो गया है पहले से। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है संजीव सर कि चीन भारत के साथ संबंधों को बहुत खराब तरीके से हैंडल करता है, तो क्या ये उसके विदेश नीति की असफलता है या यही उसकी पॉलिसी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान समय में चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें उसे बड़ी ही हानि उठानी पड़ेगी। शी जिनपिंग के जो नेतृत्व का ये जो चाइना है वो अति महत्वाकांक्षी दिखाई देता है। एक समय ऐसा था कि चाइना के जो शासक राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग थे वो ये कहा करते थे कि चाइना को अपनी जो एबिलिटीज है उसको हाइड करके रखना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। और शी जिनपिंग जब राष्ट्रपति हैं 2013 से, तो उनको ऐसा लगता है कि चाइना का समय आ गया है। वो चाइना ड्रीम की बातें करते हैं। वो कहते हैं चाइना को वॉर्स करने चाहिए, चाइना को पूरी दुनिया में शासन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो बड़ी तेजी से चाइना के जो पूरे प्रभाव को पूरे विश्व में थोप देना चाहते हैं, अपने लोकतांत्रिक विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को थोप देना चाहते हैं। तो चाइना की जो अति महत्वाकांक्षाएं वो सामने आ चुकी हैं और जो कि नकारात्मक हैं, जो कि जाहिर है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ दिखाई देती हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक अलार्म की स्थिति है। ताइवान को जिस तरह से चाइना धमकाता है, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर जो इनकर्जन की स्थितियां वो क्रिएट करता है, साउथ चाइना सी पर जो एकाधिकार का दावा करता है, BRI के माध्यम से दुनिया को कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। तो ये चाइना की जो मंशाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। चाइना अपनी मंशाओं में सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि चीन अपनी मंशाओं में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। प्रकाश जी, अब आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? यह हमारे को मिल पा रही है आपकी आवाज। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि चीन जो कहता और करता है उसे ठीक से डिकोड नहीं कर पाता है। हम ठीक तरीके से उसको क्या समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम आश्वस्त हो जाते हैं वह चकमा दे देता है। मेरा कहना यह है कि चीनी लोग अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग पे नहीं आए तो नुकसान वो उनका है, हमारा नुकसान नहीं है। और चीनी लोग ऐसे 2 साल 3 साल से हमारे साथ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कर रहे हैं कि जब हमारा आर्म फोर्सेस का कोई रिटायर्ड करना जाना चाहता है चीनी, तो वो सब करते हैं और उसमें तो हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रकाश शाह जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुणाचल को लेकर एक बार फिर चीन की जो मंशा है वो सामने आ गई है। चीन ने बैठक से किनारा कर लिया और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।